नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज हम भारत की एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी और सदियों पुरानी परंपरा को समझने की कोशिश करेंगे। यह है तीर्थ पुरोहितों द्वारा संभाली जाने वाली वंशावली, जिन्हें बही कहते हैं। और इसका हिंदू धर्म में पितरों के प्रति जो कर्तव्य है, खासकर श्राद्ध, उससे क्या नाता है। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं इस पर, कुछ लेख हैं, कुछ रिसर्च पेपर्स और हाँ, धार्मिक परंपराओं से जुड़ी जानकारी भी। तो आज कोशिश रहेगी कि इस बही सिस्टम को समझें। ये पुरोहित या पंडा कौन होते हैं, उनकी भूमिका क्या है और कैसे ये सब हिंदू मान्यताओं से खास तौर पर श्राद्ध से जुड़ा है। आपने कभी सोचा है कि सैकड़ों साल पहले आपके पूर्वज कौन थे और हो सकता है उनका नाम आज भी किसी पुरानी हाथ से लिखी पोथी में मिल जाए। तो चलिए इसी दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। नमस्ते। और हाँ, ये सोचने वाली बात तो है। देखिए, इस पूरी परंपरा की जड़ को समझने के लिए हमें हिंदू धर्म में परिवार की जो सोच है उसे देखना होगा। ये सिर्फ हम तक मतलब मौजूदा पीढ़ी तक ही नहीं है। इसमें हमारे पूर्वज, हमारे पितर, वो भी शामिल हैं। उन्हें याद रखना, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना और जैसे श्राद्ध जैसे अनुष्ठान करना, ये सब बहुत जरूरी माना गया है। और शायद इसी जरूरत से तीर्थ स्थानों पर पुरोहितों ने परिवारों का ये लेखा जोखा रखना शुरू किया, ये बहियां, ताकि पीढ़ियां अपने पुरखों को भूले नहीं, अपना फर्ज निभा सकें। ये बहियां एक तरह से एक सामाजिक और आध्यात्मिक कॉन्ट्रैक्ट जैसी हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, विश्वास और कर्तव्य पर टिकी हुई। तो ये बही आपने कहा, इन्हें पोथी या बही खत्ता भी कहते हैं। ये होती कैसी हैं देखने में, कोई खास तरह की किताबें? हाँ, आप समझ लीजिए जैसे हाथ से सिली हुई मोटी मोटी रजिस्टर जैसी हाथा किताबें। इन्हें तीर्थ पुरोहित, जिन्हें हम आमतौर पर पंडा कह देते हैं, वो संभाल कर रखते हैं। ये ज्यादातर ब्राह्मण पुजारी होते हैं जो तीर्थ स्थलों पर ही रहते हैं। इनमें आता कौन है? जो तीर्थयात्री आते हैं, जिन्हें जजमान कहते हैं। उनके परिवारों की पूरी वंशावली, वो कब आए, क्यों आए, क्या दान दिया, ये सब इसमें दर्ज होता है। और हाँ, ये बहुत अहम बात है कि जजमान और पंडा दोनों ही इन बहियों को बहुत पवित्र मानते हैं। ये सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, एक तरह की धरोहर है। पवित्र तो है ही, पर क्या इनका कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी है? जैसे क्या ये कानूनी तौर पर मान्य है? बिल्कुल। इनका महत्व सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं है। भारत की अदालतें इन्हें लीगल प्रूफ मानती हैं। खासकर अगर जमीन जायदाद का कोई झगड़ा हो या विरासत का मामला हो, तो ये भैया सबूत बन सकती हैं। अच्छा, ये तो बड़ी बात है। और हरिद्वार का नाम तो बहुत आता है इस मामले में। क्या ये सिर्फ हरिद्वार में ही है? देखिए, हरिद्वार सबसे मशहूर है, इसमें कोई शक नहीं। शायद सबसे व्यवस्थित केंद्र भी वहीं है। लेकिन ये प्रथा सिर्फ हरिद्वार तक ही सीमित नहीं है। भारत के कई और बड़े तीर्थस्थल हैं जहां ये परंपरा है। जैसे वाराणसी है, गया है, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। इन सब जगहों पर भी पंडा होते हैं और बहियां होती हैं। दक्षिण भारत में जाएं तो रामेश्वरम एकमात्र ऐसी जगह है। पहले कश्मीर में मट्टन और पहलगाम में भी ये होता था, पर अब वहाँ हालात बदल गए हैं तो शायद कम हो गया है। ये बात वाकई दिलचस्प है कि ये बहियां सिर्फ नाम और तारीखें नहीं है। आपने कहा ये सामाजिक अनुबंध जैसी हैं। तो क्या इनसे उस वक्त के समाज के बारे में भी कुछ पता चलता है? हाँ, बिल्कुल। इतिहासकारों के लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं है। इनमें जो दान का ब्यौरा लिखा होता है, उससे अंदाजा लगता है कि उस जमाने में कौन सा समुदाय कितना संपन्न था। कहीं कहीं अकाल का जिक्र मिल जाता है या किसी महामारी का। लोग कहाँ से आकर कहाँ बसे, मतलब माइग्रेशन के पैटर्न्स। समाज में ऊंच नीच कैसी थी, अलग अलग जातियों के रिश्ते कैसे थे, ये सब इशारे इन पन्नों में छुपे होते हैं। ये समझिए कि मध्यकाल से लेकर आज तक के आम आदमी के जीवन की झलकियां इनमें। कमाल है। अच्छा, अब जरा इन रिकॉर्ड्स को संभालने वाले पुरोहितों या पंडाओं की बात करते हैं। ये कौन लोग हैं? आपने कहा ब्राह्मण पुजारी होते हैं। हाँ, पारंपरिक रूप से ये रूढ़िवादी ब्राह्मण समुदायों से होते हैं और अक्सर अपने ही समुदाय में शादी करते हैं, मतलब एंडोगैमस होते हैं। और ये जो पंडा का काम है या कह लीजिए अधिकार है, ये वंशानुगत होता है, पिता से बेटे को मिलता है। अगर किसी पंडा का बेटा ना हो तो कभी कभी वो अपने किसी करीबी पुरुष रिश्तेदार जैसे भतीजे को या गोद लिए बेटे को अपना वारिस बना सकता है। और ये पुरोहित उसी तीर्थ स्थल पर पीढ़ियों से रहते आए हैं। और हर पंडा का अपना एक एरिया होता है ना, मतलब वो किसी खास इलाके के जजमानों को ही देखते हैं। बिल्कुल सही। हर पंडा परिवार का एक तयशुदा इलाका होता है, मतलब वो भारत के कुछ खास जिलों या इलाकों से आने वाले जजमानों की ही सेवा करते हैं और उन्हीं के रिकॉर्ड रखते हैं। और इसका सबूत क्या है? यही बहियां जो उनके पास हैं। पुराने जमाने में ये पंडा अपने जजमानों के लिए यात्रा के दौरान रहने खाने का इंतजाम भी करते थे, पूजा पाठ, श्राद्ध वगैरह करवाते थे और बदले में जजमान उन्हें श्रद्धा से दान दक्षिणा देते थे, नकद भी या कोई चीज भी। तो ये बहियां सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि पंडा के लिए उनके अधिकार और रोजी रोटी का जरिया भी है।
इन्हें मतलब एक तरह से पारिवारिक संपत्ति माना जाता है। हाँ बिल्कुल, ये पंडा परिवारों की बहुत कीमती संपत्ति होती है। इतनी कीमती की जरूरत पड़ने पर इन्हें बेचा भी जा सकता है या कर्ज लेने के लिए गिरवी भी रखा जा सकता है। सच तो यह है कि किसी पंडा के पास उस इलाके की बही का होना ही उसके पंडा होने का सबसे बड़ा सबूत है। ये उसके अधिकार को साबित करता है। पंडा बनने का प्रोसेस क्या है? मतलब कोई भी बन सकता है या? जन्म से ही मिलता है और पारंपरिक नियमों के हिसाब से महिलाएं खुद पंडा बनकर पुरोहिती नहीं कर सकती। बही का जो मालिकाना हक है वो परिवार में पिता से बेटे को ही जाता है, मतलब पितृसत्तात्मक नियम चलते हैं। हाँ, जैसा मैंने कहा, अगर बेटा ना हो तो बेटी को मिल सकती है बही, पर पुरोहिती का काम फिर बेटी का पति या कोई और पुरुष रिश्तेदार ही देखेगा। अगर इतिहास देखें तो कई पंडा परिवार शायद सदियों पहले कहीं और से आकर इन तीर्थों पर बसे होंगे, लेकिन अब तो वो पीढ़ियों से वहीं के हो गए हैं। जैसे एक उदाहरण है, बद्रीनाथ के जो मुख्य पुजारी होते हैं रावल, वो दक्षिण भारत के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। ये काफी दिलचस्प है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें तो ये पूरी व्यवस्था जो है ना, ये विश्वास, वंश और क्षेत्रीय रिश्तों के एक बहुत ही गहरे और उलझे हुए ताने बाने पर टिकी है। जजमान का अपने पुरोहित पर पीढ़ियों का भरोसा होता है, पुरोहित का अपने जजमान के इलाके और उसके परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी का कनेक्शन होता है। यही इस परंपरा की असली बुनियाद है। ये तो बहुत गहरी बात है। अच्छा, अब जरा इन बहियों के अंदर की बात करते हैं। इतनी सारी जानकारी होती है इनमें, इसे संभालना तो बड़ा मुश्किल काम होगा। क्या कोई खास तरीका होता है इसे ऑर्गेनाइज करने का? हाँ, जानकारी तो बहुत होती है। यात्री का नाम, जाति, गोत्र, पेशा, उसके पुरखों का गांव कौन सा था, अभी कहाँ रहता है, ये सब तो होता ही है। फिर वो किस तारीख को आया, साथ में कौन कौन था, परिवार में कोई नया जन्म हुआ हो या शादी या किसी की मृत्यु हुई हो, उसका जिक्र, कौन सी पूजा करवाई, कितना दान दिया, सब कुछ नोट किया जाता है। इतनी सारी जानकारी, तो फिर किसी का रिकॉर्ड ढूंढना तो बहुत मुश्किल होता होगा। उसके लिए एक सिस्टम बना रखा है उन्होंने। बहियों को पहले जजमान के मूल गांव या इलाके के हिसाब से बांटते हैं। फिर उस इलाके की बही के अंदर जाति के हिसाब से अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी गांव के पन्ने शुरू हुए तो पहले शायद ब्राह्मण परिवारों के रिकॉर्ड होंगे, फिर ठाकुरों के, फिर बनियों के, ऐसे। इसीलिए किसी का रिकॉर्ड खोजने के लिए पंडा को उसके पुरखों का गांव और जाति जरूर पता होनी चाहिए, तभी वो सही बही और सही पन्ना निकाल पाते हैं। और लिखने के लिए कौन सी भाषा या लिपि इस्तेमाल होती थी और किस चीज पे लिखते थे? कागज पर या? इसमें कई तरह की लोकल लिपियां और भाषाएं मिलती हैं। उत्तर भारत में लांडी मुंडी जैसी व्यापारिक लिपियां चलती थीं, जो देवनागरी जैसी ही होती थी। वो काफी इस्तेमाल हुई हैं। इसके अलावा पुरानी हिंदी, उर्दू, पंजाबी या जो भी उस इलाके की भाषा रही हो, वो भी दिखती है। शुरू में जब कागज इतना आम नहीं था, तब तो भोजपत्र पर लिखते थे, मतलब ताड़ के पत्ते या भूर्ज पेड़ की छाल पर। बाद में हाथ से बना कागज इस्तेमाल होने लगा और इन बहियों को अक्सर लाल कपड़े में लपेटकर बहुत हिफाजत से रखते हैं। और कहते हैं कि लिखावट पर भी बहुत जोर रहता था, मतलब साफ लिखना जरूरी था। हाँ बिल्कुल, साफ सुथरी सुंदर लिखावट को ईमानदारी की निशानी माना जाता था। रिकॉर्ड्स में काटना पीटना, शब्दों को बदलना या स्याही फैला देना, ये सब बहुत बुरा मानते थे, क्योंकि उससे रिकॉर्ड की सच्चाई पर शक होता था। एक और मजेदार बात, कभी कभी पंडा लोग आपस में समझने के लिए कुछ कोड वर्ड या निशान भी इस्तेमाल करते थे, ताकि कोई बाहर वाला आसानी से ना समझ पाए। ये तो वाकई सिर्फ हिसाब किताब रखना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। सही कहा आपने। कुछ लोग इसे बही खाते की कला भी कहते हैं। ये सिर्फ लेन देन या वंशावली लिखना भर नहीं है, ये एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रैक्टिस भी है। हर नया पन्ना शुरू करने से पहले ऊपर श्री गणेशाय नमः या सिर्फ ओम लिखना आम बात है। जब कोई नई बही शुरू करते हैं तो पहले पन्ने पर हाथ से स्वस्तिक बनाते हैं, उस पर सिंदूर, हल्दी लगाते हैं, फूल, सिक्के रखते हैं। ये सब बही को पवित्र बनाने के लिए, उसमें लिखी बात की सच्चाई पक्की करने के लिए होता है। और इसमें उस समय की सामाजिक व्यवस्था जैसे पितृसत्ता, उसकी भी झलक मिलती होगी। हाँ, वो तो दिखता है। पुराने रिकॉर्ड्स में महिलाओं का जिक्र अक्सर सीधे उनके नाम से नहीं होता, बल्कि किसी पुरुष रिश्तेदार के हवाले से होता है, जैसे फलाने की बेटी या फलाने की पत्नी। और शादी के बाद बेटी का नाम और डिटेल्स उसके ससुराल की बही में दर्ज होते थे, मायके की बही में नहीं। हालांकि अब समय बदल रहा है तो इसमें भी बदलाव आ रहा है। अब महिलाओं का जिक्र ज्यादा साफ तौर पर होने लगा है। अब एक जरूरी सवाल, ये बहियां आखिर कितनी पुरानी हैं? इस पर थोड़ी अलग अलग राय सुनने को मिलती है ना? हाँ, इनकी उम्र को लेकर थोड़ी बहस है इतिहासकारों और पंडाओं के बीच। कुछ पंडा परिवार और कुछ स्रोत दावा करते हैं कि उनके पास 15-20 पीढ़ी पुराने रिकॉर्ड हैं, मतलब कई सौ साल पुराने। जैसे वो यूटा वंशावली सोसाइटी GSU की स्टडी थी, उसमें कहा गया कि हरिद्वार में 1194 ईस्वी तक के रिकॉर्ड मिले। लेकिन कई इतिहासकार हैं जैसे इरफान हबीब, वो मानते हैं कि ज्यादातर रिकॉर्ड मोटे तौर पर 400 साल के आसपास पुराने हैं। और कुछ रिसर्चर्स तो इन्हें और भी नया बताते हैं,
जेम्स लोचतेफेल्ड का नाम आता है। हाँ, जेम्स लोस्टेफेल्ड ने जीएसयू की माइक्रोफिल्म की हुई बहियों पर काफी काम किया है हरिद्वार में। उनका कहना है कि उन्हें 1770 के दशक से पुराना कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं मिला। उनके हिसाब से हरिद्वार में जो पंडा जजमान का पूरा सिस्टम है, ये शायद 18वीं सदी के आखिरी में ही ठीक से जमा, जब व्यापार के रास्ते ज्यादा सुरक्षित हुए और अंग्रेजों के आने से थोड़ी स्थिरता आई। तो इसका मतलब क्या निकालें? क्या पुराने दावे गलत है? जरूरी नहीं कि वो दावे पूरी तरह गलत हों। हो सकता है ये सिस्टम धीरे धीरे बना हो। शायद शुरू में ज्यादातर बातें जुबानी ही याद रखी जाती हों, पीढ़ी दर पीढ़ी, या बहुत ही रफ तरीके से नोट करते हों। बाद में जब कागज आसानी से मिलने लगा, हालात थोड़े सुधरे, तब इन्हें ज्यादा सिस्टमैटिक तरीके से लिखना शुरू किया गया हो। ये भी देखने में आया है कि सबसे पुराने रिकॉर्ड अक्सर उत्तर पश्चिम भारत के परिवारों को मिलते हैं। यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। शायद ये लोग आर्थिक रूप से ज्यादा मजबूत थे और हरिद्वार से उनका पुराना नाता था। पूर्वी भारत जैसे बंगाल, बिहार, वहां के रिकॉर्ड थोड़े बाद के मिलते हैं। शायद उनके लिए क्या ज्यादा महत्वपूर्ण था, या हरिद्वार आना उतना आसान नहीं था पहले। तो ये रिकॉर्ड सिर्फ वंश नहीं बताते, बल्कि समाज कैसे बदला उसकी कहानी भी कहते हैं। कैसे अलग अलग लोग इस परंपरा से जुड़े। अच्छा, हमने श्राद्ध का जिक्र कई बार किया, इसे थोड़ा और समझते हैं। ये बहिया श्राद्ध के लिए इतनी अहम क्यों हो जाती हैं? श्राद्ध, जैसा हमने शुरू में कहा, हिंदू धर्म में अपने गुजर चुके पूर्वजों यानी पितरों को सम्मान देने, उनके प्रति अपना आभार जताने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिचुअल है। श्राद्ध शब्द ही बना है श्रद्धा से, मतलब ये पूरी तरह विश्वास, भक्ति और सम्मान पर आधारित है। मान्यता यह है कि श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, वो तृप्त होते हैं और उनकी आगे की यात्रा आसान होती है। और ये कब और कैसे किया जाता है? आपने पिंडदान और तर्पण का जिक्र किया था। हाँ, श्राद्ध करने का एक समय तो होता है, पूर्वज की मृत्यु की सालगिरह पर, मतलब वार्षिक तिथि पर, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। इसके अलावा साल में एक पूरा 15 दिन का समय आता है, जिसे पितृपक्ष कहते हैं। ये अक्सर सितंबर-अक्टूबर में पड़ता है। ये पूरा पखवाड़ा ही पितरों को समर्पित होता है। इस दौरान आप अपने सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से 2 चीजें होती हैं। एक है पिंडदान। इसमें चावल के आटे, जौ, घी, तिल वगैरह मिलाकर छोटे छोटे गोले यानी पिंड बनाए जाते हैं और पितरों को अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि ये उनके सूक्ष्म शरीर को पोषण देते हैं। दूसरा है तर्पण। इसमें जल में तिल, जौ वगैरह मिलाकर पितरों को अर्पित किया जाता है। कहते हैं इससे पितृलोक में उनकी प्यास बुझती है। और इसके लिए कुछ खास तीर्थ स्थल भी है, जैसे गया का नाम बहुत सुना है श्राद्ध के लिए। हाँ, बिल्कुल। अलग अलग तीर्थों का पितृकर्मों में अपना खास महत्व है। जैसे गया, जो बिहार में है, वो पिंडदान के लिए सबसे अहम माना जाता है। कहते हैं यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को सीधा मोक्ष मिलता है। हरिद्वार में गंगा जी में अस्थि विसर्जन का बहुत महत्व है और यहाँ भी श्राद्ध कर्म होते हैं। प्रयागराज यानी इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम पर श्राद्ध और मुंडन संस्कार का महत्व है। बद्रीनाथ में भी श्राद्ध होता है, वहाँ ब्रह्म कपाली शिला है। और हरियाणा में पेहुआ है, वो जगह उन पितरों के श्राद्ध के लिए खास मानी जाती है जिनकी मौत किसी दुर्घटना या अप्राकृतिक तरीके से हुई हो। इन सभी जगहों पर जब श्राद्ध का संकल्प लिया जाता है तो सही पितर का नाम और गोत्र जानना जरूरी होता है, और यहीं पर बहियों का रोल आता है। पुरोहित इन्हीं बहियों से कंफर्म करते हैं कि जजमान सही जानकारी दे रहा है या नहीं और सही पितरों का नाम ले रहा है या नहीं। पारंपरिक रूप से श्राद्ध करने का अधिकार किसे होता है? क्या सिर्फ बेटे ही कर सकते हैं? देखिए, पारंपरिक मान्यता तो यही रही है कि श्राद्ध का पहला अधिकार सबसे बड़े बेटे का है, क्योंकि माना जाता है कि पुत्र ही वो जो पुत्र नाम के नर्क से बचाता है, वही पितरों को तार सकता है। अगर बेटा ना हो तो पोता, परपोता या फिर भाई, भतीजा या बेटी का बेटा मतलब नाती, वो भी कर सकता है। जरूरी ये है कि वो उसी वंश का हो, मतलब गोत्र एक हो। लेकिन मान लीजिए कोई पुरुष रिश्तेदार है ही नहीं या वो कर नहीं सकता, तब? शास्त्रों में इसके लिए भी रास्ते बताए गए हैं। गरुड़ पुराण है, मनुस्मृति है, उनमें भी लिखा है कि अगर योग्य पुरुष ना हो तो पत्नी भी कर सकती हैं, बेटियां भी कर सकती हैं। आजकल ये सोच बढ़ भी रही है। सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा, मतलब सच्ची निष्ठा, भक्ति और संकल्प, यानी सही इरादे से किया गया काम। अगर ये दोनों चीजें हैं तो कोई भी करीबी रिश्तेदार, चाहे उसका गोत्र अलग ही क्यों ना हो, श्राद्ध कर सकता है और वो पितरों तक पहुंचता है, ऐसा माना जाता है। तो श्राद्ध का महत्व सिर्फ आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि इसका पारिवारिक और सामाजिक पहलू भी है। बिल्कुल। आध्यात्मिक तौर पर तो ये पितरों की शांति और मोक्ष के लिए है ही, और परिवार को पितृ ऋण से मुक्त करता है। पारिवारिक तौर पर देखें तो ये हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है, अपने पूर्वजों के प्रति आभार जताना सिखाता है, परिवार में एकता लाता है। नैतिक रूप से ये बड़ों के सम्मान का प्रतीक है, और सामाजिक रूप से भी देखें तो श्राद्ध पर दान पुण्य करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, ये सब समाज में मदद और परोपकार को बढ़ावा देता है, और ये हमारी एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विरासत को भी बचाता है।
ये तो हुई परंपरा और उसके महत्व की बात। लेकिन आज का जमाना बदल रहा है, तो इन बहियों और इस पूरे सिस्टम के सामने क्या चुनौतियां हैं? क्या ये परंपरा अब कमजोर पड़ रही है? चुनौतियां तो हैं, और कई हैं, गंभीर भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो शायद आज की जीवन शैली है। लोग शहरों में बस रहे हैं या विदेश चले जाते हैं, उनका अपने गांव से, अपनी जड़ों से वो कनेक्शन टूट रहा है। नई पीढ़ी को कई बार अपने परदादा का नाम या गांव तक ठीक से पता नहीं होता। फिर इंटरनेट है, जहां बहुत सी जानकारी मिल जाती है, तो शायद लोगों को इन पुरानी बहियों की जरूरत कम महसूस होती है। आर्थिक पहलू भी है। पंडाओं के बच्चे अब शायद दूसरे काम धंधों में जाना चाहते हैं। फिर प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे 2013 में केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, उसमें न जाने कितनी बहियां बह गई, कितने पंडा नहीं रहे। रिकॉर्ड्स की चोरी का भी डर रहता है। कुछ लोग रिसर्चर बनकर आते हैं और चुपके से पन्नों की फोटो खींच लेते हैं या नकल कर लेते हैं। और सबसे बड़ा दुश्मन तो समय है ही। दीमक है, नमी है, गर्मी, चूहे, ये पुराने कागजों को धीरे धीरे खा जाते हैं। ये तो वाकई चिंता की बात है। तो क्या इन्हें बचाने के लिए कुछ हो रहा है, कुछ कोशिशें? हाँ, कोशिशें तो हो रही हैं। पंडा लोग खुद ही जो भैयां बहुत पुरानी या खराब हो जाती हैं, उनकी जानकारी सावधानी से नई भैयों में उतार लेते हैं। एक बड़ा काम 1980 के दशक में हुआ था। वो यूटा वंशावली सोसाइटी, GSU है ना, जो मॉर्मन चर्च से जुड़ी है, उन्होंने हरिद्वार और कुछ और जगहों के हजारों भैयों की माइक्रोफिल्मिंग की थी। लेकिन मैंने सुना था कि उसको लेके कुछ विवाद भी हुआ था बाद में। हाँ, हुआ था। देखिए, बहुत से पंडाओं ने तो मदद की, इस उम्मीद में कि उनके रिकॉर्ड सुरक्षित हो जाएंगे और शायद उन्हें भी उसकी डिजिटल कॉपी मिल जाएगी। लेकिन बाद में शिकायतें आईं कि GSU ने वो माइक्रोफिल्म रिकॉर्ड पंडाओं को आसानी से मुहैया नहीं कराए। इससे पंडाओं में एक शक पैदा हो गया। उन्हें डर लगने लगा कि कोई उनकी जानकारी का गलत इस्तेमाल कर लेगा या उनके जजमान छीन लेगा। इस वजह से बहुत से पंडा अब बाहर की किसी संस्था या नई टेक्नोलॉजी पर आसानी से भरोसा नहीं करते। और हमारी सरकार की तरफ से कोई पहल हुई है इस बारे में? हाँ, अभी हाल ही में फरवरी 2025 में भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार मतलब नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने एक घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वो गया, काशी, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन जैसे बड़े तीर्थों के पंडाओं के पास जो ये वंशावली रिकॉर्ड्स हैं, जिन्हें वो पोथी कह रहे हैं, उनको डिजिटाइज करके एक नेशनल डेटाबेस बनाने की योजना बना रहे हैं। तो क्या डिजिटलीकरण ही इसका हल है? इस पर भी शायद दो राय होंगी। बिल्कुल, इस पर बहस तो है। एक तरफ तो यह है कि डिजिटाइज करने से ये कीमती रिकॉर्ड हमेशा के लिए सुरक्षित हो सकते हैं, नष्ट होने से बच सकते हैं, रिसर्च करने वालों के लिए, आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पंडाओं को डर है कि इससे उनका जो पारंपरिक काम है, उनकी जो आय है, वो खत्म हो जाएगी। बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि इन बहियों का सिर्फ जानकारी का महत्व नहीं है, इनका एक भावनात्मक, एक आध्यात्मिक महत्व भी है। अपने पुरखों के हाथ की लिखाई या दस्तखत देखना वो एक अलग एहसास है। वो डिजिटल कॉपी में कहाँ मिलेगा? फिर प्राइवेसी का भी सवाल है। इन बहियों में परिवारों की बहुत निजी बातें होती हैं, उसे पब्लिक करना कहाँ तक ठीक होगा? ये वाकई एक मुश्किल सवाल है। परंपरा को बचाना भी है और समय के साथ चलना भी। अच्छा, अगर आज किसी को अपने पूर्वजों के बारे में इन बहियों से जानना हो, तो क्या करना पड़ता है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस थोड़ा मेहनत का हो सकता है। सबसे पहले तो आपको अपने पुरखों का मूल निवास स्थान पता होना चाहिए, मतलब गांव, कस्बा या जिला, और उनकी जाति या गोत्र की पक्की जानकारी होनी चाहिए। फिर हरिद्वार जैसे बड़े तीर्थ स्थल पर जाकर आपको अपने उस इलाके के फैमिली पंडा को ढूंढना होगा। इसमें घाट पर या पंडा समाज के दफ्तरों में जो लोग होते हैं या कुछ सूचना दलाल, इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स भी होते हैं, वो मदद कर सकते हैं। आप उन्हें अपना इलाका, जाति, गोत्र बताएंगे तो वो अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके पंडा कौन हो सकते हैं। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है क्योंकि हजारों पंडा होते हैं। और जब सही पंडा मिल जाए तब क्या होता है? जब सही पंडा मिल जाता है तो वो आपकी दी हुई जानकारी, गांव, जाति, गोत्र, दादा या परदादा का नाम, उसके आधार पर अपनी बहियों में आपके परिवार का रिकॉर्ड तलाशते हैं। अगर रिकॉर्ड मिल जाता है तो आप उसे देख सकते हैं। फिर आप अपने परिवार में जो भी नई बातें हुई हैं, जैसे किसी का जन्म हुआ, शादी हुई या किसी की मृत्यु हुई, वो सब पंडा को बताते हैं। वो उसे बही में लिख लेते हैं। आखिर में वो आपसे उस नई एंट्री पर दस्तखत करने को कहते हैं ताकि रिकॉर्ड अपडेट हो जाए। हाँ, ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप पुराने रिकॉर्ड में कोई काटछांट नहीं कर सकते, सिर्फ नई जानकारी जुड़वा सकते हैं। एक और दिलचस्प बात बताऊं, कभी कभी गैर हिंदू परिवार भी इन रिकॉर्ड्स को ढूंढने आते हैं, खासकर वो मुस्लिम या सिख परिवार जिनके पुरखों ने शायद कुछ पीढ़ियों पहले धर्म बदला हो। वो अपने हिंदू ओरिजिन को जानने के लिए इन बहियों को देखते हैं। सिखों के लिए तो हरिद्वार ऐतिहासिक रूप से अस्थि विसर्जन का भी एक जरूरी केंद्र रहा है, हालांकि बाद में किरतपुर साहिब ज्यादा प्रमुख हो गया। तो आज की इस पूरी बातचीत को यदि समेटे तो हमने भारत की इस अनोखी बही प्रणाली को समझा। ये सिर्फ वंशावली का रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि ये तो आस्था, समाज और इतिहास का एक जीता जागता दस्तावेज है। हमने देखा कि कैसे तीर्थ पुरोहित या पंडा पीढ़ियों से इस परंपरा को निभा रहे हैं और कैसे ये श्राद्ध जैसे जरूरी धार्मिक रिवाजों से गहराई से जुड़ी हुई है।
हमने इसे बचाने की चुनौतियों और भविष्य में क्या हो सकता है इस पर भी बात की। तो इसका मतलब क्या है? शायद यही कि ये हमें अपनी जड़ों से जुड़ने का, उन परंपराओं को समझने का एक मौका देती है जिन्होंने सदियों से भारतीय समाज को एक साथ बांधे रखा है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज का जमाना डिजिटल है, डीएनए टेस्टिंग है, ऑनलाइन वंशावली वेबसाइट्स हैं, जो एक क्लिक पर हमें हमारे पुरखों के बारे में बताने का दावा करती हैं। ऐसे में ये जो बही वाली प्रणाली है, इसका क्या खास महत्व बचता है? क्या ये सिस्टम जो तीर्थ यात्रा पर जाने, पुरोहित से खुद मिलने, पूजा पाठ करने और अपने हाथ से दस्तखत करने जैसे अनुभवों पर टिका है, क्या ये हमें कुछ ऐसा दे सकता है जो डिजिटल डेटा कभी नहीं दे सकता? क्या बही की वो छुअन जिसे पीढ़ियों ने महसूस किया है, वो पवित्रता जिसे सहेज कर रखा गया है, हमें इतिहास से और अपनेपन से जुड़ने का एक ज़्यादा गहरा, ज़्यादा इंसानी एहसास नहीं कराती? इस पर सोचिएगा ज़रूर।